हेलो प्यारे बच्चों, मैं ध्रुव कुमार राय एफिनिटी एजुकेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हाँ, अब तो देखिए पेपर शुरू हो गया है और पहला पेपर जब हो चुका है तो पहली शिफ्ट के पेपर के कुछ क्वेश्चन आज मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो कुछ बच्चों से आउटपुट के रूप में हम लोगों तक पहुंचे हैं। वो क्वेश्चंस जिनमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, उन सभी क्वेश्चंस को जो आईआईटी मेंस के क्वेश्चन हैं, क्योंकि आईआईटी मेंस महाकुंभ शुरू हो चुका है भाई। इसमें बहुत सारे लोग डुबकी लगा रहे हैं। अब देखना है कि किसकी नैया पार होती है और किसकी नैया वहीं पे फंस के रह जाती है। लेकिन इस पेपर को देखने के बाद मैं ये तो जरूर कहूंगा कि चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, सबका जब हम सारे लोग बैठ के एनालिसिस कर रहे थे तो हमने ये महसूस किया कि पेपर काफी आसान है इन कंपैरिजन विद और साल, पिछले साल की बात करें तो। एक चीज और है कि ऐसे में कट ऑफ भी थोड़ा ऊपर रहेगा, तो चलो अच्छी बात है, उसमें कोई डरने वाली बात है नहीं, क्योंकि जब क्वेश्चन आसान पूछे गए हैं तो कट ऑफ का तो ऊपर जाना बनता है ना। और क्वेश्चन न केवल आसान पूछे गए, मैंने ये देखा कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो नोट्स बनाते हैं हम लोग, कई तो केवल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन चले आए। यानी कोई भी बच्चा जिसने 11th और 12th बड़े ध्यान से पढ़ा हो वो ये कह सकता है सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, वो ये कह सकता है कोई बात नहीं भाई, देखो पेपर तो देना होगा, आपकी भी तबीयत खराब है तो भी पेपर देना होगा, हमें डिस्कस करना होगा, है ना। तो जो बच्चे थोड़ा बहुत अगर पढ़ के गए हैं, बढ़िया से ध्यान से लगा के ध्यान पढ़ा है, तो उनका पेपर तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा हुआ भी होगा। और जो लोग अब पेपर देने जा रहे हैं वो थोड़ा इन चीजों का ध्यान भी रखेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। और आज जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा बहुत ट्रिकी तरीके से, आसान तरीके से आपको समझाता हुआ आगे चलूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसमें देखिएगा एक पहला क्वेश्चन जो कुछ बच्चों ने बताया वो ये रहा। इसमें आप ध्यान से देखें, इन द गिवन फिगर masses of block A and B are equal to M and 4M। ये जो ब्लॉक A है वो M मास का है और जो ब्लॉक B है वो 4M मास का है बच्चों। ऑल स्ट्रिंग्स एंड पुलीज आर आइडियल। आइडियल मतलब कि मासलेस और फ्रिक्शनलेस। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ब्लॉक बी हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम ऑन ट्रेवलिंग हाइट h। ये जो ब्लॉक बी है h हाइट ट्रेवल करके नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई ए इज। ये ब्लॉक ए जो है वो कितना ऊपर चला जाएगा। आप बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन इस तरह के तो आपने कराए हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जब आप पढ़ा रहे थे तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपने कराए हैं सर। लेकिन बच्चों जब आप पेपर दे रहे हो तो मैं तो ये प्रेफर कभी नहीं करूंगा कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन किया जाए, है ना। और आप कर भी नहीं सकते, आपके पास भी एक लिमिटेशन है। आप बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे तो टाइम का लॉस कहीं ना कहीं होगा। तो ऐसे में इसको हम अपने ट्रिकी मेथड से ही सॉल्व करेंगे, जैसे हम करते आए हैं पहले भी। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, भैया मैं तो बता चुका हूं कि ये जो रस्सी है ये हमेशा, जो पूरी स्ट्रिंग दिख रही है ये हमेशा टाइट रहेगी, ये स्लैक नहीं करेगा, क्लियर है ना। और आप ध्यान से देखो, ये वाली जो पुली है आपको नहीं दिख रहा, ये फ्री पुली है बच्चों, और ये वाली जो है वो फिक्स्ड है। यानी कि ये पुली सॉरी, ये वाली पुली ऊपर नीचे जा सकती है लेकिन ये वाली नहीं जा सकती। तो ऐसे में क्या होगा कि जब ये ब्लॉक यहां से h हाइट नीचे आएगा, सॉरी h हाइट तो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है ना, h हाइट ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा तो ये पुली भी तो h हाइट नीचे आएगी बच्चों। ध्यान से देखिएगा, पुली भी तो h हाइट नीचे आएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रस्सी तो ढीली पड़ जाएगी लेकिन पुली आएगा, है ना। और अगर इधर से h आएगा तो इधर से भी h नीचे आएगा, यानी ये h और ये h। जो इधर वाले पोर्शन की स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ी है वो 2h है, तो वो घटी कहां से होगी, वो डिक्रीज कहां से हुआ होगा,
वो यहां से हुआ होगा, है ना। यानी ये जो ब्लॉक है ये 2H ऊपर चला गया होगा। कितना ऊपर उठ गया होगा? ए वाला ब्लॉक 2H ऊपर उठ गया होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए कि इसमें 2H तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसका अब क्या किया जाए? 2H तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो थोड़ा सा और सोचते हैं फिर। और क्या सोचेंगे भैया? जब ये ब्लॉक ऊपर से नीचे आएगा, ये रस्सी देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये जब इससे टकराएगा तो ये और स्लैक भी तो होगा। यानी इसके बावजूद भी ये ब्लॉक टकरा जाएगा तो भी ये पुली अभी नीचे आएगी, और अगर पुली ये नीचे आएगी तो ये और ऊपर उठेगा। इसका मतलब जो भी हाइट होगी वो इस 2H से तो बड़ी होगी, 2H से बड़ी होगी हमारी एक्चुअल हाइट जो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो आइए इसी पर हम सॉल्व कर लेते हैं। ये तो 1 से भी छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, सॉरी 2 से छोटा है, ये भी 2 से छोटा है ना। और ये वाला देखिए ये भी 2 से छोटा है। तो इस ऐसे में ऑप्शन केवल एक हमारे पास बचता है 3H। इसको हमने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कर लिया और समझ के किया कि ऐसा क्यों ले रहे हैं हम, 3H को ही क्यों ले रहे हैं भैया? 2H तो दिख ही रहा था और ये तीनों तो 2H से भी कम है ना। तो चलो नेक्स्ट लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखें सभी बच्चे, बहुत मजेदार क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, बहुत ही मजेदार। जो 12th क्लास और 11th क्लास में स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाता है वो सारी चीजें इसमें पूछ के भर भर के आई हैं और फॉर्मूला बेस्ड। जैसे यहां पर द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाई 0.05, ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये kx यानी k की वैल्यू 2 हो गई, ओमेगा की वैल्यू 4 हो गई। आपसे बोला है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव, और वेलोसिटी ऑफ वेव आपको पता है ना, v की वैल्यू क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओमेगा बाई k। वेव वेलोसिटी में ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसको ये ना पता हो। वेव चैप्टर आप जैसे ही खोलेंगे आपको ये दिख जाएगा, v इक्वल टू ओमेगा बाई k। नाउ यू हैव ओमेगा, बोलो हाँ या ना, और k भी पता है आपको 2, तो ये वैल्यू आ गई 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज होंगे कि सर यहां तो माइनस था। भैया हमें एम्पलीट्यूड से मतलब है ना, हमें एम्पलीट्यूड से मतलब है, इसका मैग्नीट्यूड जिसको हम बोलते हैं, मैग्नीट्यूड से मतलब है। एम्पलीट्यूड तो खैर इसको बोलते हैं आप लोग, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन अभी हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए। अब बताओ इतना छोटा इतना छोटा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तब तो मौज आएगी कि नहीं आएगी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए इसको, सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। टू चार्जेस Q1 and Q2 are separated by distance d are placed in a medium of dielectric constant K. If they are placed in air, then find equivalent distance at which they experience same force. अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आपसे यह बोला गया कि जब दोनों चार्जेस के बीच मीडियम था तब दोनों के बीच जो फोर्स था वही फोर्स एयर होने पर है, और ऐसे में आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर इंटू के। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चों, और इधर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा मान लेते हैं। आपसे यही बोला है इक्विवेलेंट डिस्टेंस यानी आर की वैल्यू। बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व कर लो। ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर वाला ये कैंसिल हो गया, बोले तो कंपेयर कर लिया या क्रॉस मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर आ जाएगा डी अंडर रूट के का होल स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू आ गई डी रूट टाइम्स ऑफ के। चेक करिए ऑप्शन नंबर ए, सभी लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। अब ये बताइए कि ये क्वेश्चन कैसा है।
बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये आसान है। तो बच्चों इसी कॉन्फिडेंस के साथ कि हम जो पढ़ रहे हैं उस पर पूरा भरोसा रखना है। अपने नॉलेज पे, अपने करने के तरीके पे जब पूरा भरोसा होगा तो हम जंग जीतेंगे और बड़े अच्छे मुकाम को हासिल करेंगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन और। इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर टू मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r, यानी b सेंटर टू b एक्सिस पूछा गया है आपसे। ठीक है, आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है बच्चे और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी जाए तो आप ध्यान से देखिएगा, बी सेंटर होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्लियर है क्या? लेकिन जब हम बात करते हैं किस पर, इससे सेंटर से x डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर, जो कि r दिया है। तो b एक्सिस क्या होता है? b एक्सिस होता है म्यू नॉट आई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर 3/2। ये है आपका, और यहां पर कैपिटल N भी आता है, लेकिन क्योंकि यहां पर सिंगल टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स की बात नहीं की गई है, और इसलिए हम ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर। देखो x की वैल्यू भी r है ना, तो इसको आप क्या लिखेंगे? 2r स्क्वायर होल की पावर 3/2। बोले तो ये अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर देखिएगा, पहले इसको पावर हटाएंगे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2√2 इंटू आर की पावर 3 होगा, तो r इंटू आर स्क्वायर, ये कैंसल हुआ क्या? बोलिएगा ये b एक्सिस है। ठीक है बच्चों, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r, इस पूरे की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग? b o। तो b एक्सिस इज इक्वल्स टू b सेंटर डिवाइडेड बाई 2√2। लो जी, आंसर आ गया 2√2 इक्वल टू b नॉट अपॉन b एक्सिस। ये है, अपॉन 1 लगाना चाहें तो लगा लें, यानी ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है यहां पर। इस केस में आपने ध्यान से देखा, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हुआ, और बच्चों अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो ये तो कितनी अच्छी बात है। आपके मेहनत को कहा जा सकता है कि बहुत हद तक यहां पर रिड्यूस कर दिया गया। अच्छे क्वेश्चन, लेकिन ये करेगा तो वही ना जो ध्यान से सुन के गया होगा, जो अच्छे से पढ़ के गया होगा। मान लीजिए कोई बच्चा गया, इसको फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी हां, ये क्वेश्चन एक और आ गया अपने पास। इसमें पढ़िए सभी लोग। अ कैरियर वेव ऑफ एम्प्लीफाइड AC कैरियर कैरीज अ मैसेज सिग्नल ऑफ एम्पलीट्यूड AM, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। देखो भाई, अब ये जो आपका एक क्वेश्चन है ना, ये कम्युनिकेशन चैप्टर से है, जिसको अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। मॉड्यूलेशन बोलते हैं हम लोग। मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम मैसेज वेव को कैरियर वेव के ऊपर सुपरपोज करा के और ट्रांसफर करते हैं, मॉड्यूलेट करके, और उसका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आता है वो AM/AC होता है। याद रखने वाली बात है, ये नोट कर लीजिएगा, म्यू इक्वल टू AM/AC। ओके, तो ये तो भैया इसमें तो कुछ करना भी नहीं था, है ना, इसमें कुछ भी नहीं करना था। करेंगे भी क्या, कुछ करने लायक नहीं है इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। मैच क्वांटिटीज इन कॉलम ए
विद करेक्ट डायमेंशंस इन कॉलम बी। इधर कॉलम ए पर प्लैंक कांस्टेंट, इधर उसका डायमेंशन, ठीक है, मोमेंटम, स्टॉपिंग पोटेंशियल और एनर्जी। तो आइए फिर तो हम ऐसे ही मिला लेते हैं। देखो भैया एनर्जी का तो यही होता है ना, ml2t-2 एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का ml_t-2 और लेंथ का l या डिस्टेंस का, तो ये हो गया। अब बात आई किसकी, मोमेंटम की। तो मोमेंटम तो ये हुआ ना ml_t-1, बोलो हाँ है ना। और प्लैंक कांस्टेंट अगर आपको निकालना है या स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो निकालने को तो सब निकाल सकते हैं। आइए प्लैंक कांस्टेंट E होता है कितना, h/ν, या फिर ml2t-2 इक्वल टू h/t-1। तो h आ गया कितना, ml2t-1। बोलो आया नहीं आया, ध्यान से देखिएगा। यानी प्लैंक कांस्टेंट ये हो गया, और अगर ये प्लैंक कांस्टेंट हो गया तो जो बचा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। तो आपने क्या देखा, 1 का B, 2 का D, 3 का A और 4 का C। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, चेक किया जाए। 1 का B, 2 का D, ये वाला, ठीक है, यहां पे ये था, ये गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो फिर ये तो यही बचा, मैच कर लीजिए। 2 का D, 3 का A, 4 का C, जी हाँ ये हो गया। अच्छा मान लीजिए किसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल का निकालने का मन किया, तो कैसे निकालेगा, देखें ध्यान से। स्टॉपिंग पोटेंशियल सॉरी यार, स्टॉपिंग पोटेंशियल को K इक्वल टू EV0, डुअल नेचर में आपने पढ़ा होगा, डुअल नेचर या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक टॉपिक स्पेशल। तो काइनेटिक एनर्जी अगर K है, V0 हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, यानी ml2t-2, नीचे चार्ज का होता है AT, ml2t-3 A-1, चेक कर लीजिए यही है नहीं है। तो ये मैं तो कहूंगा कि बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछा है ये भी, इसमें भी कोई बहुत ऐसा टफ टिपिकल नहीं है। अब देखो बच्चों, हमारे पास अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, हम सभी क्वेश्चन को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे, और आपको एक कॉन्फिडेंस में रहना है कि हाँ यार ये क्वेश्चन इस तरह के हमने पढ़े हुए हैं, हमने नोट्स बनाए हुए हैं, इस तरह से हमारे पास लिखे हुए हैं ये सारी चीजें, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये एक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन आ गया, जिसमें सिंपल बोला है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ऐसा है कि कुछ वर्ड रहे होंगे, इसके लैंग्वेजेस कुछ रही होगी, लेकिन यहां पर आपको जो लिखा हुआ है बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है ना। तो ध्यान से देखें, पहले क्या है बच्चों, ये जो 2 किलोग्राम है इसका आप बनाए जरा 20 नीचे की तरफ, तो ये 20 sin 30 हो जाएगा सॉरी ऊपर टेंशन T और नीचे 40 sin 60, इधर भी टेंशन T, और मान लीजिए कि ये बड़ा है, इधर गिर रहा है एक्सेलरेशन A, इसका एक्सेलरेशन A ऊपर, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फटाफट कैलकुलेशन, और इक्वेशन लिख लेते हैं। इसमें क्या है, T ज्यादा है ना, तो T माइनस साइन 30 1/2 होता है, T माइनस 10 इक्वल टू 2A। इस वाले में ये आ जाएगा कितना, √3/2, यानी 20√3, तो 20√3 माइनस T इक्वल टू 4A। T की वैल्यू यहां से लेके आओ 20√3, और T आ जाएगा कितना, 2A + 10, यानी -10 माइनस 2A इक्वल टू 4A। तो 10 कॉमन ले सकते हो, 2√3 - 1 इक्वल टू 6A, ठीक है बच्चों। तो सॉरी, आपको तो वैसे टेंशन निकालना था ना, ठीक है। तो एक्सलरेशन डायरेक्ट ही निकाल लीजिए। यहां पर एक्सलरेशन कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 20√3, ठीक है, -10 होल डिवाइडेड बाई 6, ठीक है क्या, 4 और 2। भैया देखो ये वाला जो फोर्स है, इससे ये चाहता है नीचे ले जाना, और ये वाला रोक के रखना चाहता है। भैया इक्वेशन तो बनाई दी, आप सॉल्व करके निकाल ही सकते हो, है ना।
तो यहां पर आप देखो जैसे हम ये निकाल रहे हैं ना पूरा, ये वैल्यू डायरेक्ट यहीं से आ गई एक लाइन में, नेट फोर्स निकाल के, नेट फोर्स ये इधर वाला और ये रोकने वाला, दोनों को माइनस करके डिवाइडेड बाई टोटल मास से कर दिया, ठीक है। अब इसी को उठा के यहां रख दो, T इक्वल टू 2 इंटू 20√3 माइनस 10 बाई 6 प्लस 10, ठीक है बच्चे, 2 3 जा, तो फाइनल आंसर आया T का कितना 30, यानी 20√3 माइनस 20 अपॉन 3, 20 कॉमन ले सकते हैं तो 1/√3 या फिर ऐसे ही लिख दो। देखिए कैसा है, ये आ गया, अच्छा प्लस था ना, हाँ प्लस हो गया, तो ये वाला ऑप्शन आ गया आपका 20 प्लस 1/√3, ठीक है बच्चों, नोट कर लें सभी लोग, सभी लोग नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, बच्चे ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का आ गया, फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड ऑब्लिकली टू अटेन मैक्सिमम रेंज, हम चाहते हैं कि बॉडी मैक्सिमम रेंज अटेंड करे, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री जो हमने थ्रो किया होगा, है ना। द मैक्सिमम हाइट इज 163, मैक्सिमम हाइट यानी एच मैक्स, ठीक है, एच मैक्स होता है कितना u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। आगे द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एज, r आपसे पूछा है, r मैक्स की वैल्यू आप लोगों से पूछी जा रही है, ठीक है। तो आइए फिर हम निकालते हैं, वैसे आपको पता है ना r मैक्स होता है u स्क्वायर अपॉन g, r मैक्स होता है u स्क्वायर अपॉन g। तो हम एक काम कर लेते हैं, फिर तो हम यहीं से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। h मैक्स है 163 इंटू 2, इस 2 को उधर भेजिए, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन 45 कितना होगा 1/2, ठीक है क्या, और इधर भेज दीजिए केवल u स्क्वायर अपॉन g, 1/√2 का स्क्वायर 2, इसको 4 उधर करिए, ठीक है। तो 163 इंटू 4 इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g, ऐसा अगर आपके पास आ चुका है बच्चों तो फिर आप फटाफट सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से, और कितनी आएगी r मैक्सिमम, देख लीजिए इसको मल्टीप्लाई करके कितना आता है, $652 आ रहा है, u स्क्वायर बाई जी यानी r मैक्स की वैल्यू 652 आ रही है, जो कि नहीं है तो कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास जो है हम उसी से काम चलाएंगे, 650 तो है ना, और ये तो बहुत नियर बाई वैल्यू है बेटे, इसमें कोई दिक्कत थोड़े है। तो r मैक्स हमें निकालना था जो कि u स्क्वायर अपॉन जी होता है, हमने इसी में मॉडिफिकेशन करके निकाल लिया, है ना। चलिए, और आपको एक चीज पहले भी जब आपको मैं पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था कि जो r मैक्स और इसमें रेशियो होता है वो 4 का होता है ना। तो देखिए इसमें 4 का ही तो मल्टीप्लाई किया आपने, बस बोलो हाँ है ना। चलो सभी लोग कर चुके हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, इसमें टाइम नहीं दे सकते आप। द करेक्ट रिलेशन, ऑल द वेरिएबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। अच्छा आपको पता होगा जो v होता है या जिसको c बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ वेव, वो होता है e बाई बी, याद आ रहा आप लोगों को, e बाई बी इक्वल टू c। ऐसे में अगर आप ध्यान से देखो तो क्या वैल्यू निकल के आ रही है, इसको चेक करते हैं हम लोग, ध्यान से देखें और कर डालें फटाफट। भैया v को अभी अभी देखा था आप लोगों ने, ओमेगा बाई के भी तो देखा था, याद करिए। आज के क्वेश्चन, दूसरे वाले क्वेश्चन में मैंने ये बताया था कि v जो होता है वो ओमेगा बाई के होता है। तो ऐसे में ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ये तो गलत है, इसमें तो दोनों तरफ b और b दिया है, ये v इक्वल टू ओमेगा, ये c वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर c चेक कर लें, यहां से आप देखें e कितना आएगा, ओमेगा बाई के इंटू बी,
ठीक है, ये ईएम वेव चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है क्या, जहां पर ये बहुत अच्छे से ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और बहुत बहुत साधुवाद है आप लोगों को कि आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे हो। और एक चीज और बहुत बेनिफिट मिलेगा, जिन लोगों ने अभी पेपर नहीं दिया है उनको बहुत फायदा मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं ये फायदा उठाना तो इसको पढ़िए, इसको देख के ही जाइए पेपर देने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसमें भी देखिए ये एक न्यूक्लियर फिजिक्स आ गया। यहां पर न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये सब दिया हुआ है। आपसे बोला है क्या कि द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी टू डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। एक चीज देखो भैया, अगर आपको डेंसिटी निकालना है न्यूक्लियस का तो आप लिख सकते हो मास ऑफ प्रोटॉन इनटू ए, और नीचे उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस है वो तो स्फेरिकल है ना, वो कैसा है, स्फेरिकल है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, और आर की जगह जब आप ये रखोगे तो a की पावर 1/3 क्यूब हटके केवल 1 बचेगा और r नॉट की पावर 3 आ जाएगा, है ना। जब क्यूब करोगे तो a से कैंसल हो गया। मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया है कितना 1.67 10 की पावर -27 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 3.14 और 1.5 इंटू 10 की पावर -45। ध्यान से देखिएगा ये 45, ठीक है। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये -27 है और ये -45 है, ठीक है। तो इसको आप ऊपर ले जाइए और 10 की पावर 18 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए 10 की पावर 18। क्लियर। अब अगर बच्चे ये 10 की पावर 18 आ चुका है तो ये अप्रोक्सीमेशन कैंसिल कर दीजिए इसको, है ना। और क्या कैंसिल करेंगे आप भैया, ये 0.4 कर दो इसको, है ना। तो 4 इंटू 10 की पावर, इसको 18 ही रहने दो, और नीचे 2.25 इंटू 1.5, है ना। अप्रोक्सीमेशन 3 कर दो तो ये 1.2 या 1.1 समथिंग इंटू 10 की पावर 18 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऐसा आया अभी तक, है ना। 1.1 इंटू 10 की पावर 18। अच्छा एक पॉइंट ये था तो इसको 17 कर लीजिएगा, ये ध्यान नहीं दिया मैंने, 17 कर लीजिएगा इसको, है ना, क्योंकि ये 0.4 था। अप्रोक्सीमेशन में कर रहा हूं मैं, है ना। और आपको पता होना चाहिए ये ऑलमोस्ट 10 की पावर 17 के ही इस रेशियो में आता है, ठीक है। अब बच्चे जब मैं इसका वाटर के साथ लूंगा रेशियो तो 1.1 इंटू 10 की पावर 17 अपॉन 10 की पावर 3 बोले तो ये 1.1 इंटू 10 की पावर 14 के अप्रॉक्स आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अब ये देखिए इसका 1.18 आ रहा है, हमने 1.2 लिखा था फिर उसको 1.1 लिख लिया, तो इसमें बहुत उलझना नहीं है। इसमें उलझेंगे तो दिक्कत हमारी बढ़ेगी, है ना। हमें तो बस ये देखना है कि कौन सा एक, ये पावर सही होनी चाहिए, पावर सही होनी चाहिए बस, है ना। तो पावर हमने मैच किया और हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया, ठीक है बच्चों। फटाफट नोट करिएगा, जब नोट हो जाए तो बताइए आगे की तरफ मूव करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है अपना 11th वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखें सभी बच्चे। बोला है कि अ स्फेयर हैज डायमीटर d, एक स्फेयर है जिसका डायमीटर कितना है d है, एंड थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा। फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा थीटा। तो आपने को ये तो बात पता है ना कि जब हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है। चेंज इन वॉल्यूम होता है कितना, इनिशियल वॉल्यूम v, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा जैसा दिया है इनटू गामा। गामा क्या है बच्चों, गामा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और यहां पर वो तो गिवन नहीं है,
तो ये अल्फा गिवन है, इसी को 3 अल्फा लिख लेंगे। वॉल्यूम ओरिजिनल कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब है तो हम डायमीटर के टर्म में डी क्यूब बाई 8 लिख सकते हैं, ठीक है ना। आर को d/2 रखें तो ऊपर क्यूब नीचे 2 का क्यूब 8 इंटू डेल्टा थीटा, तो 3 से 3 हो गया, 4 से 2 कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया 1/2 अल्फा पाई डी क्यूब इंटू डेल्टा थीटा। और यही पूछा गया था, बताइए। बहुत ही आसान, ऑप्शन नंबर बी। ये तो कितना आसान हो गया है ना, नोट कर लीजिएगा इसको। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं और कोई बच्चा ये बोले कि मुझसे छूट गया, तो ये तो बड़ा डर वाली बात है कि अरे ऐसा क्यों हुआ। ये सब तो बेसिक से भी बेसिक है, ऐसा आए और कट ऑफ कितना भी जाए, है ना, अपने को तो अच्छा स्कोर ही करना है और अच्छा स्कोर करके अच्छे एनआईटीज में एडमिशन ले लेना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है फाइंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ लूप ऑफ रेडियस। लूप है जिसका रेडियस दिया हुआ है कितना 10/√π सेंटीमीटर। द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग फ्रॉम इतना टू इतना, यानी ये बी इनिशियल है, ये बी फाइनल है, डिक्रीज हो रहा है। डेल्टा टी आपको दिया है 0.5। ओहो हो, कितना आसान क्वेश्चन भैया, ये देखो। अरे आपको पता है ना बी इंटू ए डेल्टा बाई डेल्टा टी, यही तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो चेंज इन फ्लक्स होता है। चेंज इन फ्लक्स यानी डेल्टा बी, यहां पर डेल्टा बी ले लें तो डेल्टा बी क्या है 0 से 0.5, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है 0.5 और टाइम भी है 0.5। एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर 10/π इंटू 10, है ना, पाई आर स्क्वायर। नीचे तो देखो ये पाई हो जाएगा, ऊपर 10 का स्क्वायर 100 और इसमें 1/100 इंटू 1/100 करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर में था, है ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया हमने। ये कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये 100 कैंसिल हो गया, ठीक है, यानी 0.01 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो ये लगा लीजिए 10 मिली वोल्ट वाला। क्यों? क्योंकि अगर आप ऊपर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 10 का, यानी ऊपर 10 नीचे 1000, ठीक है, तो 10 मिली वोल्ट लिखा जा सकता है इसको। एक ही बात है ये या ये, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो नोट करें सभी लोग। चलो चलो चलो, बड़ा मजा आ रहा है भाई, ये तो आसान आसान क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है क्या कि इसमें कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग? अभी तक के किसी भी क्वेश्चन में आप मुझे बताओ जिसमें बहुत भारी कॉन्सेप्ट लग गया हो। तो अगर वो बच्चे देख रहे हैं जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, तो वो तो बिल्कुल एकदम बेसिक बेसिक रिवीजन, कुछ भी छोड़े नहीं, फॉर्मूला तो बिल्कुल भी ना छोड़े। देखा वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स वाला फॉर्मूला, कितना आसान सा फॉर्मूला आ गया था, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसमें बोला है कि अ फोर्स ऑफ 250 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ लाइट स्प्रिंग हैविंग लेंथ 100 मीटर, एरिया दैट मच, इफ यंग मॉडुलस ऑफ द स्प्रिंग इज इतना, देन द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज n मिलीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अच्छा, तो आपको पता है ना यंग मॉडुलस क्या होता है भैया, ये तो पता चल गया होगा ना कि यंग मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक स्प्रिंग है, उसको खींच रहे हैं, उसमें कितना एक्सटेंशन या एक्सपेंशन बोल लीजिए, कितना होगा, ये वैल्यू निकालनी है। तो बड़ी अच्छी बात है भाई, फिर तो y होता है F/A इंटू L/डेल्टा L। तो डेल्टा L कितना आ गया F/A इंटू L/y। आइए वैल्यू रखते हैं 250 अपॉन एरिया है कितना
25 लिखता हूं इंटू 10 की पावर -4, है ना, -6, ये वाले दो जो पॉइंट था इस पॉइंट को भी -6 में पहुंचा दिया, है ना, इंटू L था 100 और नीचे 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2, ऐसा केवल आपके लिए लिखा है और कोई मतलब नहीं है इसका, है ना। ध्यान से देखिए, ये 10 की पावर 10 ही है, यंग मॉडुलस ही है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। कहाँ गया, ये रहा। ये देखिए, ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये दोनों इससे कैंसिल हो गए, है ना, और ये 25, इसको 10 लिख दीजिए, 25 इंटू 10, 25, ठीक है, ये आ गया। अब ये आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 5 5 जा 5 2 जा, ठीक है, तो 0.4 अपॉन 10 की पावर 2 यानी 4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, बोले तो 4 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, केवल n की वैल्यू हो गई 4। क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर डी नोट करें सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी। भगवान भला करे भैया, भगवान भला करे, सबका भला करे। देख रहे हैं ना ये क्या है, ये सब आसान आसान क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं और एकदम एनर्जी में रहिए कि किसी भी तरह से सिलेक्शन तो लेना ही लेना है। और केमिस्ट्री में भी ऐसा ही, आपने अभी सर का लेक्चर देखा होगा, पवन सर का, तो उसको भी आप फॉलो करें, है ना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अब देखिए क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर द यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर अबाउट द एक्सिस पी क्यू एज सोन इन द फिगर, एज सोन इन द फिगर। अच्छा, ये वैल्यू नहीं दी है कि ये कितना रखा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूं, ये सेंटर टू सेंटर ये जो डिस्टेंस है ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये स्फीयर है और इस स्फीयर का ये डायामीटर के अबाउट, किसके अबाउट, डायामीटर के अबाउट जो आई होता है, आई डी, वो होता है 2/5 mr²। लेकिन हमें तो पी क्यू के अबाउट निकालना है ना, पी क्यू के अबाउट, तो पी क्यू के अबाउट आई क्या होगा, वो होगा 2/5 mr² प्लस m इंटू 2r का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर r 5 है और ये डिस्टेंस 10 दिया है तो ये 2r लिख सकते हैं हम लोग, है ना। mr² कॉमन ले लेना दोस्त, तो 2/5 प्लस 4 बचेगा यानी 22/5 mr²। और हमसे रेडियस ऑफ गायरेशन बोला है ना, तो रेडियस ऑफ गायरेशन mk² नहीं होता क्या, बोलो होता है ना, m से m कैंसिल कर दो तो k आ जाएगा कितना, अंडर रूट में 22/5 इंटू ये r² बोले तो 5 इंटू 5 से 5 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 110 मीटर, ठीक है क्या, है कोई ऐसा? जी हाँ, सी, ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया क्योंकि आप देख रहे हो ना, डायमीटर ही है जो इसके पैरेलल है और डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये याद होना चाहिए, अगर मान लो किसी बच्चे को, किसी महान आत्मा को ये वैल्यू याद ही नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो रोएगा, परेशान होगा, गलत अटेम्प्ट करके आएगा। ऐसी गलत बयानबाजियों से बचना है, जिसमें आप श्योर हो आंसर उसी का लगाइए, नहीं श्योर है थोड़ी देर छोड़ दीजिए, बाद में सॉल्व करके देखेंगे, है ना, अगर टाइम बचेगा तो। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन है, अच्छा लो जी, ये तो और भी आसान हो गया और फिर से ये थ्योरी बेस्ड आ गया, थ्योरी बेस्ड। ये पोलराइजेशन का एक क्वेश्चन यहां बताया है बच्चों ने कि करेक्ट रिलेशन बिटवीन ब्रूस्टर एंगल थीटा पी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो थीटा पी होता है tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होता है, ये तो एक थ्योरी है, और ऐसे में थीटा पी इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। तो आप सभी लोगों ने देखा कि कितने आसानी से इतने ही क्वेश्चन भी हमारे पास अवेलेबल हो पाए थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन आप तक पहुंचाए जा रहे हैं और क्वेश्चन जैसे जैसे अवेलेबल होते जाएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे, है ना। और ये वो क्वेश्चन थे जिनमें थोड़े हम श्योर थे कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्लियर है। तो वेट करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है बच्चों। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सिलेक्शन होगा, बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।